हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए रोबर्टो बेगियो, ऑप्शन बी फेबियो कैनावेरो, ऑप्शन सी पोलो रोजी, ऑप्शन डी आंद्रे पिर्लो। देखिए, इटली के स्टार फुटबॉलर पोलो रोजी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसी साल जो है 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर, आपको पता होगा कि डिएगो मैराडोना का भी निधन हुआ था। तो 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाने में पोलो रोजी का बड़ा हाथ रहा था। पोलो रोजी जुवेंटस और इसी मिलान की ओर से खेल चुके हैं। 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से नवाजा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोलो रोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। देखिए, हर साल जो है आपका 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की ओर आकर्षित करना था। मानवाधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 17। देखिए, हाल ही में जो है देश भर में जो है आपके 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। यह जो राज्य है आपके लिए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा है। उत्तर प्रदेश जो है इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान की गई है। ये आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सुझाव के आधार पर किए गए हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा निर्दिष्ट सुधारों में व्यापार करने में आसानी, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी स्थानीय निकाय सुधार शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 2,584 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 5,734 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3,450 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1,584 करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में जो है आपका केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1,584 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने शेख सबा अल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ईरान। देखिए, कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने शेख सबा अल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। शेख सबा ने संसदीय चुनावों के बाद एक प्रक्रियात्मक कदम में अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने के 2 दिन बाद यह कदम उठाया है।
सबा अल खालिद अल सबा के राजनीतिक करियर की जो शुरुआत है आपका 1978 में विदेश मामलों के मंत्रालय में शामिल होने के साथ हुई थी। यहाँ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि सहित कई अहम पदों पर काम किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुवैत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन सी 10। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत जो है आपका 10वें स्थान पर बना हुआ है। भारत ने जो है 100 में से है आपका 63.98 अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि भारत जो है आपका 2019 का बात करें तो 2019 में वो 9वें स्थान पर था। इस साल एक स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन देश में जलवायु संरक्षण की दिशा में 2014 में जो है वो 31वें स्थान पर था और अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है। सूचकांक में स्वीडन जो है चौथे पर, यूके 5वें पर, डेनमार्क 6ठे पर, 7वें पर मोरक्को, 8वें पर नॉर्वे और चिली जो है 9वें स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कौन से नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार स्थापित किया है? ऑप्शन ए क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी लाइफाई टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी वायरलेस टेक्नोलॉजी। देखिए हाल ही में जो है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार स्थापित किया है। यह परीक्षण जो है हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र इमारत के बीच यथार्थ परिस्थितियों में किया गया है। इस क्वांटम संचार प्रणाली में टाइम विन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का यथार्थ परिस्थितियों में मूल्यांकन करते हुए सभी पैरामीटर पर सफल पाया गया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन संचार तकनीक के परीक्षण के दौरान इस संचार तकनीक में सूचनाओं की जानकारी की प्राप्ति की कोशिश कर रहे एक तीसरे पक्ष की खोज निकालने का भी सफल परीक्षण किया गया है। क्वांटम आधारित इस सुरक्षा प्रणाली की जासूसी गतिविधियों के लिए विरुद्ध 12 किलोमीटर की रेंज के भीतर फाइबर ऑप्टिकल चैनल पर सिग्नल स्थित शक्ति का आयाम में 10 डीबी की क्षति के सफल परीक्षण किया गया है। अब बात करते हैं क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी के बारे में। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी एक सुरक्षित संचार विधि है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का उपयोग करती है और इसके क्वांटम यांत्रिक में घटक शामिल है। यह तकनीक जो है मुंबई स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स और डिफेंस यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरी क्वांटम टेक्नोलॉजी ने मिलकर विकसित की है। यह तकनीक संचार कर रहे 2 पक्षों को यादृच्छिक सीक्रेट की उपलब्ध कराता है जो केवल उन्हीं तक सीमित रहती है, जिसके कारण केवल यही दोनों पक्ष ही संदेशों को इनक्रिप्ट और डी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यह तकनीक उच्च रूप से सुरक्षित संचार स्थापित करने के क्रम में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्वांटम टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से पश्चिमी यूरोपीय देश की कैबिनेट ने इस्लामी चरमपंथ के विरुद्ध एक कानून के मसौदे को पारित किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी बेल्जियम। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति जो है एमेनुअल मैक्रोन की कैबिनेट ने जो है इस्लामी चरमपंथ के विरुद्ध एक कानून के मसौदे को पारित किया है। मूल रूप से इस कानून के मसौदे का जो शीर्षक है वो अलगाववाद विरोधी विधेयक रखा गया था, लेकिन इस शब्द की जो आलोचना के बाद अब इसे गणतंत्र के मूल्यों को मजबूत करने के लिए मसौदा कानून कर दिया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री के अनुसार यह कानून जो है धार्मिक स्वतंत्रता को लक्षित नहीं करता है, बल्कि इसका उद्देश्य कट्टरपंथी इस्लामवाद की नापाक विचारधारा को फैलने से रोकना है। फ्रांस को ऐसे कानून की आवश्यकता ही क्यों थी? अब बात करते हैं इसके। तो यह मसौदा जो है कानून काफी समय से विचाराधीन था, लेकिन फ्रांस हुई हाल की इस्लामी हमलों की घटनाओं ने इस कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया है। इस्लामी चरमपंथ के कारण ही की गई सैमुअल पैटी की हत्या फ्रांस में इस्लामी चरमपंथ में हालिया 3 हमलों में से एक थी।
इससे पहले जो है अक्टूबर में नाइस चर्च में छुरा घोंपकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सितंबर में चार्ली हेब्दो पत्रिका के पुराने कार्यालय के पास पेरिस के 2 लोगों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। 18 वर्षीय चेचन द्वारा शिक्षक सैमुअल पेटी की हत्या के विरोध में व्यापक सोशल मीडिया अभियान के बाद इस विधेयक के निर्माण में काफी तेजी आई है। इस घटना के बाद ऑनलाइन अभद्र भाषा और इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को कानून के दायरे में लाकर विशिष्ट अपराध के रूप में शामिल करने की आवश्यकता को महसूस किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क तैयार करने के कौन से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पीएम नेट, ऑप्शन बी पीएम संचार, ऑप्शन बी पीएम वाणी, ऑप्शन डी पीएम दिशा। देखिए हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क प्रदान करने के प्रस्ताव पीएम वाणी को मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं पीएम वाणी होता क्या है। तो पीएम वाणी जो है आपका इसका पूरा नाम जो है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस, ठीक है, लिख लीजिएगा, लिख देते हैं हमें। चलिए प्राइम मिनिस्टर, इसको तो लिख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। ओके, इसका जो अगर आप इसको पीएम वाणी जो है, अगर कहा पीएम वाणी जो है आपका, अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसा होता है, ठीक है, वाणी, पीएम वाणी। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है पीएम वाणी वाईफाई एक्सेस इंटरफेस, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। तो इस सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत जो है देश में जो है 1 करोड़ डाटा सेंटर तथा पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे। पीडीओ के लिए न तो लाइसेंस और न ही पंजीकरण की जरूरत होगी। इसके साथ ही इन पर किसी तरह का शुल्क भी नहीं लगेगा। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जा सकता है। पीडीए यानी पब्लिक डेटा एग्रीगेटर का काम है पीडीओ को ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देखना। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस डाटा एग्रीगेटर ऐप सिस्टम के जरिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। यह 3 टीयर सिस्टम है जिसमें देश की 130 करोड़ नागरिक को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराई जाएगी। फर्स्ट ईयर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के लिए इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। उनके आसपास की वाईफाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। सेकेंड ईयर में जो है आपका पब्लिक डेटा ऑफिस जो कि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा। इसके बाद आखिरी चरण में आम नागरिक एक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीएम वाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी इमिग्रेशन गैप रिपोर्ट कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए यूएनईपी, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी यूएनडीपी, ऑप्शन डी आईपीसीसी। देखिए हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा जो है इमिग्रेशन गैप रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की आर्थिक मार से उबरने के लिए अगर सभी पर्यावरण अनुकूल फैसले लिए जाते हैं तो 2030 तक के अनुमानित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो है आपका 25% तक की कमी लाई जा सकती है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन गैप रिपोर्ट 2020 के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो यूएन द्वारा प्रकाशित इमिग्रेशन गैप रिपोर्ट 2020 से पता चलता है कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहती है तो सदी के अंत तक जो है 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी, जिसके विनाशकारी परिणाम झेलने होंगे। तापमान में आ रही इस वृद्धि का सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर भी पड़ेगा। बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं का आना आम बात हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ेगा। जहां एक तरफ यह आपदाएं उनके जीवन पर असर डालेगी, वहीं दूसरी तरफ यह कृषि पर भी असर करेगी, जिसका असर आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 और उसके कारण आए ठहराव के चलते उत्सर्जन में कुछ कमी आई थी, पर वो लंबी समय तक नहीं रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी में आई आर्थिक मंदी के चलते 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के करीब 7% तक की गिरावट आ सकती है।
अब बात करते हैं यूएनईपी के बारे में। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना जो है आपका 1972 में मानवाधिकार पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य संगठन का उद्देश्य जो है मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। लिख देते हैं नैरोबी केन्या कंट्री में है, ठीक है। है यूएनईपी पर्यावरण पर अग्रणी वैश्विक आवाज है। यह भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता किए बिना अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रों और लोगों को प्रेरित, सूचित और सक्षम करके पर्यावरण की देखभाल करने में नेतृत्व प्रदान करता है और साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।